हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। साथ ही साथ अपने आप का ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। बेटा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने स्वास्थ्य से ही हम अपने मस्तिष्क से काम करवा सकते हैं। अदरवाइज यदि ज़रा सा भी कुछ भी दर्द होता है तो हमारा मस्तिष्क में हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, सोने जागने का विशेष ध्यान रखिए। परीक्षाएं हैं, हमें पता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाएं। चलिए बेटा, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत के 11 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं लेकर आई हूं पाठ 12। नाम है तिरछ। तिरछ लिखा है उदय प्रकाश जी ने। अब ये तिरछ क्या है भैया? तिरछ है क्या? ऐसा लगता है तिरछ मतलब तिरछी नजर या किसी को तिरछी नजर से देखना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तिरछ तो कुछ और ही है। क्या है? तो उस तिरछ के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे लेखक परिचय के बारे में। और हाँ, यहाँ पर मैं आपसे ये अवश्य कहना चाहूँगी कि शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना, ताकि आप इस कहानी को समझ सको, तिरछ के अर्थ को समझ सको और तिरछ के माध्यम से लेखक उदय प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं, समाज में या मनुष्यों के बारे में क्या तुलना कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पर जान पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स हिंदी मीडियम में भी अब अवेलेबल है, कक्षा 8वीं से 12वीं तक के, जो कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक दी है और लाभ उठाइए बेटा। चलो अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जानते हैं उदय प्रकाश जी के जीवन के बारे में। शीर्षक है तिरछ। लेखक का नाम है उदय प्रकाश जी। जन्म हुआ 1952। माता पिता गंगा देवी प्रेम कुमार सिंह। जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अब देखो आप, तिरछ कहानी क्या है, तिरछ क्या है, सब कुछ जान जाओगे। तो तिरछ कहानी का जो आधार है वो एक लोक प्रचलित विश्वास है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। तो तिरछ कहानी का आधार है एक लोक प्रचलित विश्वास। इस विश्वास के अनुसार तिरछ एक ऐसा विषैला जंतु है। तिरछ एक विषैला जंतु है, जबकि हमें क्या लगा था कि तिरछ होगा कुछ ऐसे ही, जिसके काटने से मनुष्य की मृत्यु अवश्यंभावी हो ही जाती है। कैसे? लोकमानस में तिरछ को लेकर कई विश्वास प्रचलित हैं। एक तो यह है कि जैसे ही वह आदमी को काटता है, और होता कैसा है, छिपकली के जैसा, बड़ा सा थोड़ा, वैसे ही वह वहां से भागकर, जैसे ही उसने व्यक्ति को काटा, तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है और दूर जाकर पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरछ किसी मनुष्य को काट कर भाग गया और अपनी पेशाब में लौट गया, लोटपोट हो गया, तो समझो उस मनुष्य की मृत्यु होनी ही है। और अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच ही नहीं सकता। अगर उसे बचना है, इसका उपाय भी है कि ये लोक मान्यता है, प्रचलित विश्वास है कि अगर मनुष्य को बचना है तो उसके पेशाब करने से पहले या तो उसको मार दो या खुद किसी नदी या तालाब में डूबकर स्नान कर लो, तब बचा जा सकता है। ये कौन सा है भाई? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? तो यदि बचना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लो, या एक तिरछ के ऐसा करने से पहले उसे मार दो। या तो तालाब, नदी या कहीं जाकर थोड़ा सा भीग जाओ, या फिर उसको मार डालो, तब बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तिरछ के काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजरें टकरा जाएं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो जा रहा है और किसी को भी काट लेगा। वो मनुष्य को काटने के लिए तब दौड़ता है जब उसकी नजरें मनुष्य से टकरा जाएं। ठीक है? अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। यदि कहीं तिरछ दिख जाए तो उससे आंख मिलाने की भूल कभी मत करना, अन्यथा वो फिर पीछा नहीं छोड़ता। और ये भी कहा जाता है कि कहीं भी छुप जाओ वो पीछा जरूर करेगा। आंखें मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर ही क्यों ना लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। तिरछ के विषय में एक और विश्वास का जिक्र इस कहानी में आता है कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं।
एक और ऐसी प्रचलित कहानी है, मतलब लोक प्रचलित बातें हैं कि चंद्रमा की रोशनी में बहुत से जीव जंतु जो मरे हुए रहते हैं ना, वो भी जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है, शीतलता होती है, जैसे आपने सुना होगा ना कि शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि अमृत बरसेगा, तो उस खीर को सब में बांटा जाता है। तो चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में कहीं फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीतलता पाते ही जीवित हो जाता है और वहां से भाग जाता है। उसका शरीर चांद के शीत में भीगकर दोबारा जी उठता है और भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। तिरछ कहानी में लेखक का उद्देश्य शहरी समाज की संवेदनहीनता और अमानवीयता का उद्घाटन करना है। तिरछ के माध्यम से न केवल यहाँ पर ऐसे जंतुओं के बारे में ही लेखक का कहना है और या उनके बारे में ही हमें जानकारी प्रदान करना है, अपितु तिरछ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लेखक उदय प्रकाश जी की समाज में ऐसे कई तिरछ हैं जो मनुष्य होकर भी मनुष्य के शत्रु बने हुए हैं, खून के प्यासे बने हुए। किस वेश में आ जाए कोई नहीं समझ सकता। आज जब हमारे मानवीय संबंधों की परिधि लगातार सीमित हो जा रही है, तब ऐसे में लोगों की सोच में भी एक तरह का संकोच विकसित होना स्वाभाविक सी बात है। सोच संकुचित हो गई है, छोटी हो गई है। शहरी जीवन की आपाधापी में दूसरों के दुख दर्द, हैरानी, परेशानी की तरफ नजर उठाकर देखने से लगता है कि किसी को फुर्सत ही नहीं है दूसरे के लिए। व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है। मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार से वह अलग अलग सा पड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड। उसके आसपास के जीवन में क्या घटित हो रहा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसको क्या चाहिए, उससे उसको कोई सरोकार नहीं। वह सबसे अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, सभी से अनजान रहता है वो, अथवा तटस्थ भी। उस घटना में वह किसी तरह के हस्तक्षेप या संलग्नता से बचता है। मतलब वो किसी में शामिल ही होना नहीं चाहता, खुद को बचाता है। वह केवल यह बताना चाहता है कि शहर में संवेदनशीलता का ह्रास बहुत तेजी से हो रहा है। अर्थात तिरछ के माध्यम से लेखक ने शहरी जीवन की संवेदनहीनता की ओर संकेत किया है कि वो तो तिरछ है, वो तो एक जानवर है, जंतु है, लेकिन मनुष्य तो यहाँ मनुष्य होकर भी संवेदनहीन हो चुका है। उसे किसी के दुख दर्द दिखाई नहीं देते हैं। किसी के दुख दर्द में वो अपने आप को नहीं रखता है, वहां पर बचने की सोचता है। ये आखिर क्या हो गया है व्यक्ति को। और साथ ही साथ कहानी में लेखक ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि तिरछ का काटा मनुष्य तो बच भी जाए, किंतु देखो आप, जिस तिरछ को लेखक ने भयंकर विषैला बताया था, भयंकर जहरीला बताया था और ये तक बताया था कि व्यक्ति चाहे पृथ्वी की चक्कर क्यों ना काट ले, लेकिन वो उसे मार कर छोड़ता है। लेकिन उससे भी खतरनाक उसने किसको बताया है, देखो यहां पर बताया कि तिरछ का काटा मनुष्य तो बच भी जाए, किंतु शहर की संवेदनहीनता से वह नहीं बच सकता। शहरी लोग, नगरी लोग ऐसे हो गए हैं जो मनुष्य को मनुष्य ही नहीं समझ रहे हैं। वह तिरछ के जहर से ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर लेखक ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं और क्लियर हो जाएगा। गांव के सीधे साधे व्यक्ति के लिए शहर एक अबूझ पहेली जैसा लगता है या पूरा भूल भुलैया सा बन जाता है। यदि कोई गांव का व्यक्ति कभी शहर आए और फिर देखिए शहर के लोग उसका किस तरह से मजाक बना लेते हैं। वह पूछता है किसी रास्ते की तो भटका देते हैं उसको दूसरे रास्ते की तरफ, जिससे उस भूल भुलैया से निकलना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। तिरछ में पिता को शहर इतना आतंकित करता है कि वे शहर जाने से बार बार कतराते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने तिरछ के माध्यम से उनके परिवार में अर्थात पिता को यहाँ पर रखा है कि पिता एक ग्रामीण व्यक्ति हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। अब जब भी उन्हें कभी शहर जाना होता है तो शहर जाने से वे बचते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि शहर में किस तरह के लोग हैं।
ना जाने के बहाने ढूंढते हैं। जैसे तिरछ के जहर की व्याप्ति पूरे शहर में होती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह शहर आधुनिकता के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अपने आप तक सीमित न रहकर संपूर्ण व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है। जो शहरीकरण है, जो अमानवीयता है, जो संवेदनहीनता है, वो पूरे शहर को जैसे उसने अपनी चपेट में ला दिया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक परंपरा और आधुनिकता, पुराने और नए मूल्य बोध को चित्रित करना चाहता है कि क्या तो परंपरा थी, क्या अब आधुनिकता आ गई है, और साथ ही साथ पुराने और नए जो मूल्य हैं उनमें कितना परिवर्तन आ गया है, उन सब को बताना चाहता है। लोक प्रचलित विश्वास से लिया गया तिरछ का प्रतीक कितना प्रासंगिक है, ये समझ में आता है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रतीक कितना प्रासंगिक है कि आधुनिकीकरण और नगरीकरण ने पुराने जीवन मूल्यों को ग्रस लिया है। मूल्य, वे मूल्य जो नितांत मानवीय प्रकृति के थे, हमारे जीवन के लिए मूल्यवान थे, सारगर्भित थे, अनिवार्य थे, इनके स्थान पर अनेक विकृतियां व्याप्त हो गई हैं। वे मूल्य अपने आप में ही घटते चले जा रहे हैं, अपने आप में ही पता नहीं उनका कैसे ह्रास होता जा रहा है, अस्तित्व खोते जा रहे हैं, समाप्त हो गई हैं। इनके स्थान पर अनेक विकृतियां व्याप्त हो गई हैं। ऐसी विकृतियां मतलब ऐसा टेढ़ापन, ऐसे मतलब सभी मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, सभी जो नैतिकताएं थी उनका नाश हो रहा है और उनके स्थान पर ऐसे मतलब दुराचार, भ्रष्टाचार, पाप या अमानवीय व्यवहार, ऐसी विकृतियां समाज में आ गई हैं जिनसे समूचा मानवीय अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यह तिरछ के जहर की भांति समाज में फैल रहा है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से भयंकर होगा। तिरछ कहानी में इसे प्रतीकात्मक ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। लेखक उदय प्रकाश जी ने यही बताया है कि जैसा तिरछ का जहर पूरे शरीर में व्यक्ति को मार कर ही छोड़ता है, उसी प्रकार से अब नगरीय और शहरी जीवन हो गया है जिससे मनुष्य का बचना असंभव ही हो गया है। खास तौर से उन मनुष्यों का जो ग्रामीण जीवन में अपना संपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, जीवन काल जी रहे हैं। यदि वे किसी कार्य से शहर में आ गए तो शहर में उसको किस तरह से लूटा जाता है, किस तरह से उसको भ्रमित किया जाता है, उसको कहा है कि वो तो शहरीकरण जो है, शहरी जीवन है, वो तिरछ के जहर से भी भयंकर है। तिरछ कहानी का पिता दूषित शहरी वातावरण, शहरी वातावरण को कैसा कहा है? दूषित, पॉल्यूटेड। विभिन्न कार्यालयों, बैंकों आदि के अनेक चक्कर लगाते हुए अत्यंत सांकेतिक ढंग से सामाजिक विकृतियों और विडंबनाओं का उद्घाटन करता है कि कैसे वो कभी शहर गया और शहर में उसको कितना भटकना पड़ा। जहां पर सीधे रास्ते से पहुंचा जा सकता था, वहां शहर के लोगों ने उसके साथ कैसा खेल रचाया। कहानी शहरों में रहने वालों की इस दूषित, अमानवीय, संवेदनाशूल मानसिकता का चित्रण छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा करती है, जैसे बैंक, अदालत, पुलिस, मोहल्ले के पढ़े लिखे लोग, शरारती बच्चों द्वारा पिता को पागल समझकर उस पर ईंटें और पत्थर बरसाना, उसका शरीर जख्मी होने पर भी उसको अस्पताल ना ले जाना। सीधा साधा व्यक्ति है, उसको पागल समझ लिया जाता है। पत्रकार तथा कवि कहे जाने वाले व्यक्ति का अमेरिकी दूतावास में संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के उतावलेपन में बूढ़े, दीन, क्षत विक्षत व्यक्ति के प्रति उदासीनता, ऐसे ही प्रसंग है जहां पर लेखक ने यह साफ साफ बताने का प्रयास किया है कि शहरी जीवन कैसा होता जा रहा है, व्यक्ति की संवेदनाएं कहाँ मरती जा रही हैं। जब संवेदना ही नहीं है, जब भावनाएं नहीं है, तो ये जो पुतला है, शारीरिक ढांचा है, ये कहाँ गई मनुष्य के भीतर की मनुष्यता। इस पाठ में लेखक ने यही बताया है। अग्निहोत्री का यह कथन सरासर झूठ है, क्योंकि बूढ़ा, दुर्बल शरीर, थका मांदा, बेबस शक्ल से दीनहीन लगने वाला आतंकवादी नहीं दिख सकता, और लोगों ने उसको लांछन लगाना शुरू कर दिए। कैशियर उसकी बेचारगी, बेबसी पर तरस खाने की बजाय उसकी उपेक्षा या तिरस्कार कर रहा है। बैंक में किस तरह से उसको उपेक्षा सहनी पड़ती है वो भी बताया है। इतवारी कॉलोनी के लड़के उस पर पत्थर मारते हैं, चोट इतनी गहरी कि खून रिस रिस कर आंखों तक आ रहा है। यह शहर की युवा पीढ़ी की अराजकता
उद्दंडता, उच्छृंखलता, हिंसक वृत्ति और बड़े बूढ़ों के प्रति घृणा, तिरस्कार, अपमान की भावना का द्योतक है। द्योतक का अर्थात होता है परिचायक। परिचायक, ठीक है, मतलब ये दिख रहा है कि वहां का जो रवैया है वो कैसा हो गया है, इस तरह के लोग भला कैसे हो सकते हैं। उसी कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के विख्यात पत्रकार एवं कवि सत्येंद्र का व्यवहार भी पढ़े लिखे, स्वयं को सभ्य, संभ्रांत, शालीन, सभ्य मतलब समझते हो, बिल्कुल शालीन, सभ्यता एकदम, जिनको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे सिटीजन व्यक्ति हैं। साथ ही साथ संभ्रांत मतलब पूंजीपति, शालीन बुद्धिजीवी मानने वाले की अमानवीयता का उदाहरण भी है। जो पढ़े लिखे हैं उनको क्या लगता है कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं और हम ही समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई क्या व्यक्ति में सभ्यता ला रही है? क्या सिर्फ किताबी ज्ञान होने से व्यक्ति में सभ्यता आ रही है? इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर जवाब आपको मिल जाएंगे। कवि महोदय को दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में संगीत सभा में जाकर संगीत का आनंद लेना ज्यादा जरूरी है। किसी असहाय, बूढ़े, दीनहीन के प्राणों को बचाना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, ये बताया गया है। उनमें ना कवि हृदय की संवेदनशीलता है और ना वह पत्रकार होने का दायित्व या कर्तव्य निष्ठा ही दिखाते हैं। लगता है कि उनके शरीर में हृदय जैसी वस्तु ही नहीं है। सिर चढ़ रही पाया ना हृदय वाली पंक्ति उन पर चरितार्थ होती है, अर्थात सब कुछ ये जो मोह, माया, पढ़ाई लिखाई ये सब है, लेकिन हृदय मानो पत्थर के समान हो गया है। शहर के लोग इतने व्यस्त, इतने आत्म केंद्रित तथा भाग दौड़ की जिंदगी में लिप्त है कि कोई भी राहगीर बूढ़े पिता द्वारा अदालत का पता पूछने पर या तो चुप रहकर तेजी से आगे निकल जाता है या हड़बड़ी में कुछ बताते भी तो ऐसे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। होटल में काम करने वाला नौकर उनके पानी मांगने पर उन्हें गालियां देता है, दुत्कार कर अपना रास्ता देखने की झिड़की देता है, जाओ जाओ अपना रास्ता नापो। तरह तरह के ये शहर के अनुभव यहाँ पर बताए गए हैं। ये सब तो खैर अपरिचित थे। स्वयं पुत्र का पिता के प्रति व्यवहार भी पुराने मूल्यों से ध्वस्त होने तथा इंसान के हैवान बनने का संकेत देता है कि इंसान किस तरह से हैवान का क्या होता है? हैवान का अर्थ होता है राक्षस। किस तरह से इंसान राक्षसी प्रवृत्ति का होता जा रहा है, मनुष्यता या मानवता उसके मन से किस तरह से गायब होती जा रही है, ये बताया गया है। कहानी का वाचक अपने पिता के त्रासद अंत का जिस तटस्थता, निरपेक्षता से वर्णन करता है, पिता की मौत पर राहत की सांस लेता है। कथावाचक का अर्थात लेखक नहीं होता है बेटा, ठीक है, अर्थात जिसमें ये बताया है उसके बारे में काल्पनिक है। जो बचपन में पिता के वात्सल्य और पालन पोषण की स्मृति भी दिमाग के कोने में बसाए हुए है, उससे पता चलता है कि मानवता सर्वत्र नष्ट हो गई है। जब एक पुत्र ही अपने पिता की भावनाओं को नहीं समझ रहा है, वो पिता जिसने सारे दुखों को झेला है, जिसने सभी परेशानियों से अपनी संतान को बचाया है, कहते ना, खुद रहा धूप में हमें रखा छांव में, खुद रहा धूप में हमें रखा छांव में, हमने देखा ऐसे पिता को उस रूप में। तो यहाँ वही पिता जो सबको संभालता है, आज उसी पिता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, क्या है ये सब? उससे पता चलता है कि मानवता सर्वत्र नष्ट हो गई है। केवल स्वार्थ पूर्ति ही जीवन का एकमात्र ध्येय मतलब होता है लक्ष्य। ऐसा लगता है कि स्वार्थ पूर्ति ही एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गई है। बचपन में पिता की उपस्थिति एक कवच की तरह है। कवच मतलब एक बिल्कुल नहीं होते बुलेट प्रूफ, किसी भी खतरे से जिसको बचा जा सकता है, उसकी तरह थी, जिसके रहते संतान ने मतलब पूरी तरह से निश्चिंत होकर खेलती कूदती है, गहरी नींद में सोती है। बचपन की अनुभूति है जिसमें आत्मीयता, मानवीयता की संवेदना बहुत कुछ विद्यमान दिखाई गई है। वह पूरी तरह अविश्वसनीय लगते हुए हमारे सामाजिक यथार्थ से ही जुड़ा हुआ है कि किस तरह की सोच, किस तरह की विचारधारा, किस तरह के अमानवीय मूल्य व्यक्तियों में आ गए हैं।
अराजक पीढ़ी की विद्रूप मानसिकता के संदर्भ में इसे रखकर विचार करें तो बात साफ हो जाती है कि तिरछ तो फिर भी एक जानवर है, बुद्धिहीन है, उसका जहर है। यहां मनुष्य जिसको ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर बताया है, उसकी इस तरह का रवैया तो वो तिरछ को तो कई गुना पीछे छोड़ दिया। आत्मीयता एवं सहानुभूति नितांत मानवीय मूल्य है। क्या क्या मानवीय मूल्य है? आत्मीयता की भावना, सहानुभूति की भावना, ये सब मानवीय मूल्य हैं और हमारे संबंधों को स्वस्थ और सजीव बनाते हैं। यदि इसी तरह से देखा जाए कि जो आत्मीयता की भावना है, पिता की ऐसी दर्दनाक मृत्यु पर पुत्र को राहत महसूस होना स्वस्थ आत्म संबंध को रेखांकित नहीं करता। इस आत्मीयता का यदि लोप हुआ है, उसमें कमी दिखाई देती है, तो उसके कारण हमारे सामाजिक राजनीतिक ढांचे में ही मिल जाएंगे। तिरछ की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित्त पड़ी हुई है। बिल्कुल यह वही तिरछ था। मेरे भीतर हिंसा, उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। कहानी में तिरछ आतंक का पर्याय बनकर उभरा है, जिससे डरा जाता है। जिससे डरा जाता है उसको आतंक, मतलब तिरछ से घबराती है लोग कि अरे ऐसे इसका सामना मत कर लेना। यह आतंक शहरी आधुनिकता और जीवन दृष्टि का हो सकता है। उसी तरह का आतंक शहरी जीवन को बताया है। निरंकुशता का भी इस कहानी के कई पार्ट किए जा सकते हैं और ये अपना अलग अलग अर्थ और संकेत छोड़ते हैं कि एक जंतु या एक जहरीले जंतु के माध्यम से लेखक ने शहरी जीवन की ओर संकेत किया है। कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी पाठ प्रक्रिया के स्तरों की पहचान आवश्यक है। इसी अन्वेषण में इसके यथार्थ की प्रासंगिकता निहित है। कहानी में एक तरफ आतंक और यंत्रणा से उपजी बेचैनी, तनाव और असहायता का भाव निहित है, तो दूसरी ओर शहरी या कहें आधुनिक मनुष्य की संवेदनहीनता और अमानवीयता भी छिपी हुई है कि किस तरह से संवेदनहीन हो गया है, अमानवीय हो गया है। आधुनिकता का सबसे ज्यादा प्रभाव शहरों पर पड़ा है और मूल्यों का संक्रमण यही सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। परंपरा और आधुनिक जो पुराने और नए द्वंद्व से जहां नवीन भावबोध का सृजन हुआ, वहीं कुछ विकृतियों ने भी जन्म लिया। ये विकृतियां मूलतः सापेक्षिक रूप से मानव विरोधी थी। मानव अपने आप में एक ऐसा परिचायक है जिसमें मानवता है, तभी तो मानव कहलाए बेटा। मनुष्य जिसमें मनुष्यता है, मनुष्य को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना भी सद्बुद्धि दी है। लेकिन मनुष्य उस बुद्धि को कुबुद्धि में परिवर्तित करके स्वार्थ में ऐसा लीन हो गया है कि वो अपने अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहता। समाज की आधारभूत इकाई परिवार को ही देखें तो संयुक्त परिवार में टूटने आधुनिक जीवन स्थितियों का परिणाम या अनिवार्यता तो है, किंतु इससे मानवीय संबंधों को जो आघात लगा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई विकल्प हमारे सामने मौजूद नहीं। किस तरह से पहले संयुक्त परिवार रहते थे, आपस में सब दादा चाचा ताऊ सब लोग, भैया भाभी सब लोग साथ में मिलकर रहते थे। लेकिन आज वो संयुक्त परिवार किस तरह से एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित हो गया कि सारी भावनाएं सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, ये बताया इसमें। और अधिक इसका प्रभाव पड़ा है शहरी जीवन में। गांव में फिर भी अभी कुछ परिवार ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आत्मीयता की भावना के साथ रहते हैं। समझ में आया बेटा? अब हम चलते हैं इसी पाठ के प्रश्न और उत्तरों की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। तिरछ क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तिरछ एक विषैला जंतु है जो छिपकली की तरह है। छिपकली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिजार्ड। तो तिरछ छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है जिसे विष खापर भी कहते हैं। कहानी में तिरछ प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। ठीक, तिरछ लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहां परिचित आंखों से क्या आशा है भाई? लेखक के सपने में तिरछ आया। अब जब सपने में भी कोई ऐसा खतरनाक सा जीव जंतु आ जाता है तो हम कैसे भागते भागते कूदते दौड़ते हैं, साथ ही साथ अपने आप को बचाते हैं और फाइनली हम अपने आप को हीरो साबित कर ही लेते हैं सपने में। लेकिन अब क्या हुआ कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता। यहाँ क्या हुआ? कैसी परिचित आंखें?
हमारे यहाँ प्रचलित विश्वास है कि तिरछ के काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। ठीक, अगर तिरछ को देखा तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और उसके पीछे फिर भाग जाता है, और ऐसा भागता है कि पृथ्वी पर कहीं भी छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर ही क्यों न लगा ले, तिरछ पीछे पीछे जाता है। लेखक के सपने में तिरछ आता था। वह कोशिश करता था कि उससे नजर ना मिल पाए। तिरछ लेखक को इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक को उसकी आंखों में परिचय की जो चमक नजर आती थी, उससे लगता था कि वह लेखक का शत्रु है। हाँ, शत्रु की आंखों में भी, अब जैसे कोई आपका शत्रु है या मित्र है, उसकी आंखों से हमें पता चल जाता ना कि कौन हमें स्नेह भाव से देख रहा है या कौन हमें बदले के भाव से देख रहा है। ये सब भावनाएं आंखें बयां कर देती हैं। तो ऐसा ही कुछ सपने में लेखक ने देखा। साथ ही साथ और लेखक के दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में भी पता है कि क्या करना है, कैसा करना है। अब है तिरछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसा कहा था कि यदि तिरछ काट ले तो उसके लोटपोट होने से पहले ही उसको मार डालो। तो लेखक ने सोचा क्यों ना इस जंगल से तिरछ का नाम निशान ही मिटा दिया जाए, जला देते हैं तिरछ को। लेकिन जब वो तिरछ को जलाने गया तो उसे पूरा जंगल परिचित सा लगा। इसके पीछे क्या कारण था? उसके सपने में आना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि इसी जगह से कई बार सपने में तिरछ से बचने के लिए भागा था। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे जगह या स्थान का सपना आपको आया हो जहां आप कभी नहीं गए हो, और जब कभी आप वहां गए हो तो सोचा अरे हम यहाँ पहली बार आए, लेकिन मुझे तो ये जगह अनजानी सी नहीं लग रही है, क्या कोई पुनर्जन्म का संबंध है? कुछ भी सोचने लगते हैं और ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ था कि एक बार जो हनुमान जी मंदिर की एक स्थान है छीन धाम, तो वहां पर मैं पहली बार जब गई थी तो उससे पहले भी मुझे सपने में वो दिखाई दिया था कि वहां पर पेड़ हैं, पेड़ों के वहां जाता है बबूल या किसी ऐसे चीज, मतलब पेड़ों का नाम भी आता मुझे, मैं भूल गई हूँ। और जब वहां गए तो मैंने कहा अरे वाह, ये रास्ता वहीं का है जहां की मैं आ चुकी हूँ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, कई बार सपने में तिरछ से बचने के लिए भागा था। लेखक गौर से हर तरफ देखता है कि एक सकरा सा नाला इस जगह बहता है। नाले के ऊपर जहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहीं कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। ये सब कुछ लेखक ने सपने में देखा है। लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान भी मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबा भी रहती है। लेखक को उसी जगह तिरछ की लाश भी मिल जाती है। सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है। इसीलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीजों को वह सपने में पहले ही देख चुका था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आता, क्यों? पहले तो बड़े सपने आते थे, जंगल है, तिरछ है, ऐसा है, वैसा है। अब क्यों? क्योंकि अब लेखक का सामना सच से हो चुका होगा। बिल्कुल सही समझे आप। लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आने का कारण लेखक को सपना सत्य प्रतीत होना था, परंतु अब लेखक विश्वास करता है, अर्थात मैं विश्वास करना चाहता हूं कि यह सब सपना है, रियलिटी नहीं है। अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले लेखक को सपने की बात, प्रचलित विश्वास, सपने सच हुआ करते सत्य प्रतीत होती थी। लेखक फैंटेसी में जीता था, सब कुछ तरह से कल्पनाओं में, परंतु अनुभव से जान गया कि सपना बस सपना भर है। लेखक ने जटिल यथार्थ को सफलतापूर्वक, जटिल मतलब कठिन, जो बहुत मुश्किल से माना जाए, सच्चाई, वास्तविकता को, कठिन सच्चाई को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए दुःस्वप्न का प्रयोग किया है। मतलब दुःस्वप्न मतलब भयाभय या डरावना सा। ठीक, परंतु जैसे ही लेखक का भ्रम टूटता है तो उसे डर नहीं लगता और फिर तिरछ के सपने नहीं आते। जब हकीकत से सामना हो जाता है तो कल्पनाएं दूर भागने लगती हैं। अगला है, लेखक के पिताजी ने एक पत्र लिफाफे में देकर लेखक को शहर के डॉक्टर के पास भेजा। उसके बाद क्या हुआ, उन बातों पर प्रकाश डालिए। अब लेखक को फीस भरनी थी और फीस भरने की बात लेखक पिताजी से कह चुके थे, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी पिताजी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया।
तो सबको क्या लगा कि पिताजी फीस भरने की बात भूल चुके हैं। देखते हैं क्या होगा। लेखक ने स्कूल फीस की बात पिताजी से कही थी। 2 दिनों तक वे गम में रहे क्योंकि पैसों की तंगी चल रही थी। इस पर लेखक और उसकी मां को लगा कि पिताजी फीस की बात भूल गए हैं। लेकिन तीसरे दिन लिफाफा युक्त एक पत्र लेखक को देते हुए पिताजी ने लिफाफा युक्त एक पत्र लेखक को दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। तब लेखक अचरज में पड़ गए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि पिताजी मुझे शहर क्यों भेज रहे हैं, इस लिफाफे में क्यों है। क्योंकि पत्र प्राप्ति के बाद डॉक्टर पंत लेखक को शरबत पिलाकर घर के अंदर प्रेम पूर्वक ले गए। जैसे ही वो शहर पहुंचे और डॉक्टर पंत जी को लेखक ने वो पत्र दिया तो पत्र उन्होंने पढ़ा और आराम से उनको शरबत पिलाकर अंदर ले गए। अपने बेटे से परिचय कराकर 100 के 3 नोट भी दिए। अब हमें ये 100 के नोट बड़े कम लग रहे होंगे, लेकिन तब की बात की जाए तो 100 के नोट बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक तब जाकर उन बातों पर यकीन हुआ। लेखक पिताजी को किस रूप में देखता था। लेखक अपने पिताजी के गंभीर, मितभाषी मतलब कम बोलने वाले स्वभाव से परिचित था। अतः वे स्वयं तथा परिवार के अन्य लोग पिताजी पर गर्व करते थे। परिवार के सभी लोगों को पिताजी पर गर्व था और पिताजी से डरते भी थे। वे अपनी आवश्यकता और कठिनाई को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। वे ग्रामीण परिवेश के सीधे सादे इंसान थे। इन्हीं गुणों के कारण लेखक एवं परिवार के लोग पिताजी पर गर्व करते थे और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तिरछ क्या होता है? क्या उसके काटने से आदमी बचता है? हाँ, बच सकता है। कैसे? कि उसके लोटपोट होने से पहले उसको मार दिया जाए, या फिर जिस व्यक्ति को काटा है वो तुरंत जाकर किसी नदी में या नाला ही क्यों ना हो वहां पर जाकर खुद को भिगो ले। तिरछ एक विषैला और भयानक जंतु है। इसके काटने पर मनुष्य एक विष के प्रभाव से बच नहीं सकता। ठीक उस जंतु तिरछ के समान ही हमारे समाज में विषैले तिरछ रूपी मनुष्य हैं, जिनके दुर्व्यवहार से कोई नहीं बच सकता। तिरछ के काटने से तो फिर भी बचा जा सकता है, परंतु मनुष्यों का जो दुर्व्यवहार है उससे बचना बहुत मुश्किल है। वे भी भयानक एवं खतरनाक होते हैं। उनके विष बाण से बचना बहुत मुश्किल है। तिरछ ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो तिरछ एक जंतु है जो छिपकली की तरह होता है। तो वो कंदराओं मतलब छोटे छोटे से जो गड्ढे खड्डे नहीं हो जाते, गुफाएं सी। तिरछ प्रायः पहाड़ की कंदराओं, जंगलों अथवा घनी झाड़ियों में पाया जाता है। आदमी को देखते ही तथा नजर मिलते ही उसका पीछा करके काट कर ही दम लेता है। ठीक उसी के सदृश समाज में भी विषैले तिरछ रूपी मनुष्य पाए जाते हैं। वो तो किन्हीं खास जगहों पर ही पाया जाता है, लेकिन मनुष्य तो हर तरफ व्याप्त है। तिरछ को तो पहचाना जा सकता है कि वो छिपकली की तरह जहरीला विषैला जंतु है, लेकिन मनुष्यों को कैसे पहचाना जाए कि किस चेहरे के पीछे किस तरह की भावना छिपी है। तो मनुष्य के इस चेहरे के पीछे भी कई भावनाएं छिपी हैं। तो बेटा अपने जीवन में बहुत अच्छे से रहना है, सतर्कता से रहना है और साथ ही साथ मनुष्यता का भाव अपने मन में बसाना है। अगला है लेखक किन किन जीव जंतुओं से डरता था। बताइए आप कौन कौन से जीव जंतुओं से डरते हैं? लेखक ने अपने बचपन के अनुभव को व्यक्त किया है। वह सामान्य बच्चों की तरह तिरछ से बहुत डरता था। वह सपने में 2 चीजें बराबर देखता था, एक हाथी और दूसरी चीज थी तिरछ। लेखक प्रायः हमेशा कोशिश करता था कि इन दोनों से कभी भेंट ना हो। इन दोनों के देखते ही लेखक नजर बचाकर भागता दौड़ता था, अपनी जान बचाने की कोशिश करता था। हाथी से डर लगता है और मैं अपनी बात बता दूं तो सच में मुझे भी भयंकर से हाथी से डर लगता है। बचपन में जब गांव में घर घर में हाथी आते थे, ऐसे वो नहीं हाथी वाले बाबा जो आ रहे हैं, फिर घर के सामने खड़े हो जाते थे, उनको कुछ दक्षिणा दी जाती थी, हाथी को रोटी खिलाई जाती थी। और मुझसे कोई कहता कि जाओ हाथी को रोटी खिलाओ, तो मैंने कभी भी अपने हाथ से, क्या दूर से तो देख लेती थी हाथी है, लेकिन मेरी दीदी या मेरे जो भी मेरे बराबर के जो भी बच्चे थे वो आराम से उसके पीछे पीछे भी लग जाते थे, उसको सूंड में रोटी भी पकड़ा देते थे। लेकिन मैंने कभी आज तक ना तो हाथी पर बैठ पाई हूँ। अब आप सोच रहे हो कि अरे ये कैसा है तो है। तो लेखक ने भी यही देखा। सपने में लेखक क्या क्या करता था?
लेखक के लिए सबसे खौफनाक, खतरनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा सपना था कि हाथी और तिरछ से प्राण को कैसे बचाया जाए। वह जब भी सपने में या सामने हाथी या तिरछ को देखता था तो प्राण रक्षा के लिए बेदम भागता था। भागते भागते उसका पूरा शरीर थक जाता था, फेफड़े फूल जाते थे, शरीर पसीने से लथपथ हो जाता था। ये खतरनाक डरते थे लेखक हाथी से, इतना मैं नहीं डरती थी। एक डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब दिखाई पड़ती थी। वह चीखने, चिल्लाने और रोने भी लगता था। बचपन की बात बताई है। सांप के बारे में लोगों की एवं लेखक की क्या धारणा है, लिखें। लेखक एवं आम लोगों की धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति सांप को मार रहा हो तो अपने मरने के पूर्व वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे की पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकों को अपनी आंख के भीतर पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। बाद में आदमी के जाने के बाद सांप का दूसरा जोड़ा उस मरे हुए सांप की आंख में झांक कर हत्यारे की पहचान कर लेता है और वह हत्यारा कहीं भी चला जाए सांप बदला लेने की फिराक में रहता है, ऐसा कहा गया है। और ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, सुना भी है कि सांप को मारने में वो व्यक्ति जो मारता है उसकी छवि आंखों में बसा लेता है। मरने के बाद भी उसकी छवि उसकी आंखों में रहती है और वो उससे बदला जरूर लेता है। थानू कौन था, लेखक के साथ क्या संबंध था? तो थानू लेखक का मित्र था। थानू लेखक का प्रिय एवं विश्वसनीय मित्र होने के नाते तिरछ के बारे में बता रहा था। जब लेखक के पिता को तिरछ जैसा विषैला जंतु काट लेता है तो वह कहता है कि तिरछ द्वारा काटा गया व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता तथा उसकी मृत्यु 24 घंटे के भीतर हो जाती है। अब चूंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए थानू अपने पूर्व कथन की पुनः पुष्टि कर रहा था कि देखो मैंने कहा था ना कि पिताजी मतलब जो भी तिरछ जिसको भी काटता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, आशा करती हूं आपने तिरछ कहानी को सुना है और तिरछ शब्द से अब भली भांति परिचित हो चुके हैं कि तिरछ खतरनाक एक जंतु है जिसके काटने से व्यक्ति मर जाता है। साथ ही साथ उसके बचने के उपाय भी जाने हैं और प्रश्नोत्तरों की भी हमने चर्चा की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक सुनोगी तो सब कुछ समझ में आएगा और जब सब कुछ समझ में आएगा तो परीक्षा में बहुत अच्छे से लिख कर आओगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।